कबीर, तूने उन दोनों को ऐसे बाहर क्यों भेजा? क्या हुआ? सब ठीक है ना? देव गुस्से से, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है? कबीर चौंका, मतलब? देव, देख, तुझे अच्छे से जानता हूँ मैं, इसीलिए जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। तू कभी इतना लापरवाह नहीं हो सकता। आखिर इतनी टेंशन क्यों थी तुझे? कबीर अब खामोश हो गया और चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। देव अब उसके सामने टेबल पर आ बैठा और बड़े प्यार से बोला, बता भी दे भाई, क्या छुपा रहा है तू? कबीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देव, बताना नहीं चाहता या इस एक महीने में हमारे बीच की दूरी इतनी बढ़ गई है कि? कबीर ने अब नजरें उठाकर देव की ओर देखा और उसकी बात काट दी। पागल है क्या? हमारी दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता। कुछ नहीं है सच में। देव ने कबीर का हाथ पकड़ अपने सिर पर रख लिया। अब बोल, तुझे मेरी कसम। कबीर की आंखें नम हो चलीं। उसने अपना हाथ हटाना चाहा, पर देव ने उसे नहीं छोड़ा। कबीर, मैं वहाँ खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वहाँ नहीं था ना तू और ना ही मंजीत था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था वहाँ। बस एक ही ख्याल दिल में आता कि अगर मेरा या मंजीत में से किसी का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया होता तो मैं कैसे रहूँगा। बहुत अजीब सा महसूस होता था मुझे, बेचैन था। इन 5-6 दिनों में मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। ना भूख लगती थी ना नींद आती थी। पता नहीं तू 1 महीना कैसे रह लिया। देव अब खामोश सा उसे देख रहा था। कबीर की आंखों से आंसू बह गए। उसे यूं रोता देख कबीर भी रोने लगा। कबीर, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं एकदम बच्चों जैसा हो गया था। देव, मैं तो तुझे बहुत समझदार समझता था, लेकिन तू तो सच में ही बच्चों जैसी बातें कर रहा है। कबीर अब झल्लाते हुए बोला, मैं नहीं हूँ समझदार, इस और क्यों कहानी बनूँ के हर बार मैं ही लेखिका नीला समझदार? शर्मा है। मेरा दिल नहीं यह है, मुझे ऑडियो तकलीफ केवल नहीं होती। उनके मैं ऑफिशियल अगर कहता चैनल नहीं, इसका नीला मतलब यह तो शर्मा नहीं कि पर मुझे कुछ उपलब्ध है। महसूस नहीं अगर होता। आप यह देव ने किसी आगे और बढ़ उसे चैनल पर गले से सुन लगा रहे लिया। हैं तो इसका पगले, सीधा तो अर्थ इस है बात से परेशान कि था उस चैनल के और मैं मालिक सोच रहा ने था कि पता नहीं इसे क्या हो गया। चुरा कर पोस्ट किया कबीर है। रुंधे गले से बोला, तुम लोग ही मेरी जिंदगी हो। तुम में से एक का भी ना होना मुझे अंदर तक तोड़ देता है। तू कभी मुझसे दूर तो नहीं जाएगा ना? क्या हम हमेशा ऐसे ही दोस्त रहेंगे? देव, क्या तुझसे दूर जाकर भला मैं जी पाऊंगा? मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, और तू कहे तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा तेरे लिए। कबीर मुस्कुराकर बोला, पर तू तो कल नाराज था ना मुझसे, और बात भी नहीं कर रहा था। देव ने कबीर के और खुद के आंसू पोंछे। तू जानता भी है कि तेरी ऐसी हालत देखकर मैं कितना घबरा गया था। मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए थे। वो तो यह दोनों लड़कियां यहाँ थीं, इस वजह से मैं रोया नहीं, वरना बहुत बुरा मन हो गया था मेरा। रोंगटे खड़े हो गए थे तेरी ऐसी हालत देखकर। बस समझ ले कि जान ही नहीं निकली मेरी। कबीर, आई एम सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा कि इस तरह की लापरवाही ना हो। देव, हाँ, अगर तूने दोबारा ऐसा किया ना तो फिर तू देख लेना, मैं सच में तुझसे दूर चला जाऊंगा। कबीर, मैं सब समझता हूँ, तू कभी मुझसे दूर हो ही नहीं सकता। देव, बस ऐसी बातों से ही तू हर बार मुझे मना लेता है। अच्छा सुन, तू जानना चाहता है ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कबीर, हाँ। देव, दरअसल 2 वजह हैं। एक तो तुम लोगों से मिलने आया हूँ, और दूसरा यह है कि मौली का बर्थडे है परसों, तो इसीलिए आया हूँ कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। कबीर मुस्कुरा दिया, ओह तो ये बात है। अच्छा ये बता, मौलिक के बर्थडे का क्या सोचा है? देव, वही तो सोच रहा हूँ यार। कबीर, डिनर पर ले जाओ उसे अपने साथ। देव, अरे नहीं, हम सब साथ में मिलकर मनाएंगे, लेकिन तब मनाएंगे जब तू ठीक हो जाएगा। कबीर, हाँ, मैं कल तक पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, तू देख लेना। देव, देखते हैं। वैसे एक बात है। कबीर, क्या? देव, यही कि मैं कल से गुस्से का घूंट पीकर बैठा हूँ, लेकिन अब और सब्र नहीं होता। कबीर, हैरान सा, मतलब? देव ने अब सोफे से तकिया उठाया और कबीर को मारना शुरू कर दिया। कबीर, अबे पागल है क्या? लग रही है मुझे, वैसे ही मेरा शरीर दर्द कर रहा है। देव, इसलिए तो मार रहा हूँ कि तुझे लगे और पता पड़े कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। कबीर, मुझे सच में लग रही है यार, रुक जा। लेकिन देव उसे मारते ही जा रहा था। तभी कबीर सोफे पर ही लेट गया और जोर से दर्द से कराह उठा। यह देख देव घबरा गया और कबीर के पास आ बैठा। कबीर, कबीर क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल आराम से मारा था तुझे, पता ना। आई एम सॉरी यार, इतनी तेज कैसे लगी? कबीर अब हंस पड़ा। मैं सही कहता हूँ, तुझे मुझसे गुस्सा होना नहीं आता, मैं ठीक हूँ। देव खींच कर, नौटंकी कहीं का। वह अब जाकर बिस्तर पर बैठ गया। कबीर भी उसके पीछे पीछे आया और अपना सिर उसकी गोद में रखकर लेट गया। देव, भाग यहाँ से, ज़्यादा स्वीट बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। कबीर, तू तो रात को ही भागकर मेरे पास आ गया परेशान होकर, अगर मैं भागा ना तो तू ही आएगा मेरे पीछे पीछे। देव, इस बार नहीं आऊँगा। कबीर, झूठा। दोनों हंसने लगे। कुछ देर तक दोनों शांत रहे। देव, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो? कबीर, बोल। देव, तारा बहुत फिक्र करती है तेरी। कबीर अब चुपचाप लेटा हुआ देव की ओर देखने लगा।
कहना क्या चाहता है तू? देव, यही कि लड़की बुरी नहीं है, तो एक बार सोच कर तो देख। कबीर अब आहिस्ता से उसके पास से उठ बैठा। देव, यार कबीर, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। कबीर, देव, मैंने कब कहा कि तारा लड़की अच्छी नहीं है? हाँ वह अच्छी है, लेकिन। देव, लेकिन क्या कबीर? कबीर, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। देव, ठीक है, नहीं करता, किसी और से करता है। कबीर, ऐसा कुछ होता तो क्या तुझे पता नहीं होता? देव, लेकिन एक मौका तो दे तारा को, थोड़ा बैठ उसके साथ, वक्त बिता, क्या पता तुझे वह पसंद आने लगे। कबीर अब थोड़ा सा नाराज सा बोला। तारा ने कुछ कहा तुझे? देव, नहीं, मैं सिर्फ अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है तेरे साथ। कबीर चुप हो गया। देव, कुछ बोलेगा भी? कबीर, कोई फ़ायदा है मेरा कुछ कहने का? अगर होता तो तू बार बार यह बात नहीं कहता। देव चुपचाप उसे देखने लगा। कबीर गुस्से में बोला, ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। देव, लेकिन। कबीर गुस्से से, मैंने कहा ना, मैं तारा के साथ बस दोस्ती कर सकता हूँ, मैं प्यार नहीं करता उससे। कितनी बार कहूँ ये बात, पर तुझे समझ में ही नहीं आती। कभी तू मुझे समझता है, कभी मंजीत। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं खिलौना तो नहीं कि तारा का मन बहलाने के लिए तुम मुझे उसे दे दो। क्यों तुम लोग मेरे ऊपर इस रिश्ते को ज़बरदस्ती थोपना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरे अकेले की खुशी रास नहीं आ रही? अगर मैं तुम्हें इतना ही नापसंद हूँ तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। कबीर उठ खड़ा हुआ कि देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू मेरी बात गलत समझ रहा है। कबीर, और क्या समझूं मैं? क्यों बार बार एक ही बात को दोहराया जाता है मुझसे? कहते हुए कबीर की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो सामने मौली और तारा खड़ी थी। देव ने भी अब उन दोनों की ओर देखा तो खड़ा हो गया। कबीर और देव अब हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। कबीर अब तारा से नज़र नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि शायद एक बार फिर उसने तारा का दिल दुखा दिया था। देव आगे बढ़ मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम दोनों कब आई? मौली, बस अभी कुछ देर पहले आए, कहकर वो तारा का हाथ पकड़ अंदर आकर उसके साथ देव कबीर के सामने वाले बिस्तर पर बैठ गई। देव, बैठना कबीर। कबीर अब बैठ गया। उसको देव पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बात दोबारा क्यों छेड़ी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी तारा की तरफ देखने की। देव, तारा, तुमने दवाइयाँ सही जगह रख दी है ना? तारा उदास सी बोली, हाँ, उस साइड टेबल पर रखी हैं। देव, कबीर बेरुखी से बोला, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर सो लेता हूँ। देव, हाँ, दवाई का असर है, तू सो जा, जितना ज़्यादा समय आराम करेगा उतनी जल्दी ठीक होगा। कबीर अब उन तीनों की तरफ से मुंह फेर कर लेट गया, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। मौली, चलो हम टेरेस पर चलकर बात करते हैं, कबीर को सोने दो। अब तीनों उठकर कबीर को सोता समझ ऊपर टेरेस पर आ गए। देव, आई एम सॉरी तारा, दरअसल मैं ही उससे कह रहा था कि। तारा नाराज़गी से बोली, देव, मैं समझती हूँ कि तुम मेरे भले के लिए ही कह रहे थे, पर तुम जानते हो ना कि वह मुझसे प्यार नहीं करता, और जब भी उससे इस बारे में बात की जाती है वह बहुत असहज हो जाता है। अगर यह बात कबीर को चुभ गई या उसे लगा कि मैंने तुमसे सिफारिश करने को कहा है तो मैं अपना दोस्त भी खो बैठूंगी, फिर वह पहले की तरफ मुझसे दूर दूर भागा करेगा। मौली, मेरे ख्याल से हमें कबीर पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मान लो अगर कल को वह दबाव में आकर हाँ कह देता है तो फिर क्या दोनों खुश रहेंगे? तारा, किसी को भी उससे इस मामले में प्लीज़ कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत कहो प्लीज़। देव, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तारा को याद आया कि वह अपना मोबाइल नीचे कमरे में ही छोड़ आई है। मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। वह वापस सीढ़ियों से नीचे उतरकर कमरे में आई तो सामने कबीर चुपचाप बैठा दिखा। वह सिर झुकाए बैठा था, उसकी पीठ थी तारा की तरफ, इसलिए उसे देख नहीं पाया। तारा अब धीरे धीरे उसके पास पहुंची और उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर, क्या हुआ? कोई परेशानी है तुम्हें? कबीर चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। तारा ने अब घबरा कर आगे बढ़ जैसे ही उसके माथे को छूना चाहा कि कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखा। क्या तुमने देव से कुछ कहा था हमारे बारे में? तारा हैरानी से, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? नहीं, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं देव ने ये बात क्यों की, मैं सच में कुछ नहीं जानती। कबीर, जानता हूँ, पर एक बार पूछना जरूरी समझा। मैं पहले भी तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ, आज फिर मांगता हूँ। तारा, इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अब दोस्त हैं और यही मेरे लिए काफ़ी है। कबीर, फिर भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, अभी भी यह सब सुनने के बाद भी तुम यह जानना चाहती हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। क्यों करती हो ऐसा? यह क्यों समझ नहीं लेती कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? तारा मुस्कुराकर, मैं झूठी बात पर विश्वास नहीं करती। कबीर यह सुन मुस्कुरा दिया। अच्छी बात है, मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तारा हड़बड़ाकर, क्या? लेकिन क्यों? अभी तो तुम ठीक भी नहीं हुए, बुखार कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ,
और कमजोरी तो अभी भी है, ऐसे कैसे चले जाओगे? कबीर, क्या करूँगा यहाँ रुककर, तुम्हें और मौली को परेशान ही हो रही है। और दूसरा, तुम मेरा इतना ख्याल रख रही हो, लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तारा, तुमने अपनी दोस्ती दी है ना, यही मेरे लिए काफ़ी है। और मैंने जो भी किया अपने दोस्त के लिए किया, तो दोस्ती में तो एहसान या लेन देन होता ही नहीं है। ये देखो, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैं दोस्ती के बारे में किसे समझा रही हूँ, उसे जो खुद दोस्ती की मिसाल है। तारा और कबीर हल्के से हंस दिए। कबीर, तारा मुझे चलना होगा। तारा यह सुनकर अब उदास हो गई। लेकिन तुम ठीक नहीं हो कबीर। कबीर, हाँ जानता हूँ कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन कैंट में जाकर मुझे सीनियर्स को इन्फॉर्म भी करना है कि मैं आ चुका हूँ, और फिर कुछ काम भी है। देव आ जाएगा तो जाने नहीं देगा। मैं शाम को मंजीत के साथ आने की कोशिश करूँगा, कुछ ही घंटों की तो बात है। तारा, कबीर तुम समझ नहीं रहे, मैं नहीं जाने दे सकती। कबीर, देखो मैंने दवा ले ली है, 2:30 बज रहा है, मैं 6 या 7 बजे तक आ जाऊँगा। तारा अब चुप हो गई। उसकी चुप्पी को कबीर रजामंदी समझकर बोला, थैंक यू, तुम दोनों बस मिलकर देव को संभाल लेना, मैं आ जाऊँगा। तारा, मैं कोशिश करूँगी। कबीर जल्दी से अपने जूते पहन और ब्लेजर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। उसे इस तरह जाता देख तारा को बहुत तकलीफ हो रही थी। जिस कबीर को हर पल अपने सामने देखकर वह खुश हो रही थी, वह एक बार फिर उसकी आंखों से दूर जा रहा था। कबीर जैसे ही कमरे से बाहर निकल सीढ़ियों की तरफ बढ़ा कि पीछे से देव की आवाज़ आई, कहाँ जा रहा है? कबीर अब जहाँ था वहीं रुक गया और सोचने लगा, इसे भी अभी आना था। देव और मौली उसके सामने आ खड़े हुए। देव गुस्से से कबीर को देखने लगा। तारा भी अब कमरे के बाहर निकल आई। कबीर, मैं वो बस यहीं टहलने ही जा रहा था। देव, किसे बेवकूफ़ बना रहा है तू? मुझे? मैं सब समझता हूँ। कबीर अब थोड़ा नाराज सा बोला, कुछ नहीं समझता तू? अगर समझता तो रोकता नहीं। तू तो हमारे कायदे कानून अच्छे से जानता है ना, फिर क्यों नहीं समझता? यहाँ से मेरे साथ 2 और साथी गए थे, मैं उनका इंचार्ज था। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ आकर जानकारी दूँ। कल ही हम लौट कर आ चुके हैं, पर मैं सीधे यहाँ आ गया। मुझे सीनियर अथॉरिटी को भी तो बताना है, लेकिन मैं यहाँ हूँ तो अब जाना होगा। यह बड़ी लापरवाही है कि मैं अब तक वहाँ पहुँचा नहीं हूँ। मेरे खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है कि मैंने इतनी लेट जानकारी दी और अब तक रिपोर्ट नहीं किया। मौली, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कबीर, लेकिन तुम्हारी तबीयत। कबीर, मौली मैं ठीक हूँ और अब ऐसे तो नहीं बैठा रह सकता ना। कबीर ने देव की तरफ देखा। मैं जानता हूँ तुझे मेरी चिंता है, पर काम भी ज़रूरी है। देव, मैंने तेरी लीव एप्लीकेशन पहले ही मंजीत को बोलकर वहाँ लगवा दी है। अब तक तो वहाँ पर बता भी चुका होगा सर को। कबीर हैरान सा देव को देखता रह गया। क्या? लेकिन क्यों? मैंने कहा तुझे। देव, हर बात कहने की ज़रूरत नहीं होती। कबीर, यह छुट्टी मैंने घर जाने के लिए बचा कर रखी थी, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? मुझे इतनी जल्दी दूसरी छुट्टी भी नहीं मिलेगी। देव, वो हम बाद में देखेंगे, पर तुझे इसकी फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरत है। कबीर गुस्से से देव को देखने लगा। देव, तुझे जितना भी गुस्सा करना है कर ले, लेकिन तू नहीं जाएगा। तारा, तुम दोनों शांति से बात करो, ऐसे गुस्से से काम नहीं चलेगा। देव, तारा तुमने इसकी बात मानी ही क्यों? इसे बिस्तर से उठने ही नहीं देना चाहिए था। तारा, मैंने मना किया था पर। देव, हाँ, पर इसने तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसा लिया है ना? तारा अब चुप हो गई। कबीर झल्ला कर बोला, देव कुछ भी बकवास मत कर, तुझे मैं इस तरह का इंसान दिखता हूँ? देव, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि तू यहाँ से नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। मौली और तारा एक दूसरे को देखने लगी कि कहीं बात ज़्यादा ना बिगड़ जाए। मौली, अंदर चलकर बात करते हैं। कबीर गुस्से में देव को देखते हुए बोला, नहीं, मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। कहते हुए वह सीढ़ियों की तरफ मुड़ा कि देव भी गुस्से में बोला, कबीर रुक जा वरना। कबीर अब वापस देव की तरफ पलटा, वरना क्या? तू धमकी दे रहा है मुझे? हाथ उठाएगा मुझ पर? मारेगा मुझे या कुछ और? तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं जाऊंगा। देव, तू जानता है कि इस वक्त मैं तुझ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि तू बीमार है। इस बात का फ़ायदा उठा रहा है तू। कबीर झुंझलाकर, तुझे जो समझना है समझ ले, लेकिन मैं जाऊंगा और इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि सामने वाले का मुकाबला न कर पाऊँ। कहते हुए वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। देव, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, रुक जा। कबीर अब उसे नज़रअंदाज करता हुआ सीढ़ियों से उतरने लगा। वरना क्या? अपनी धमकी अपने पास रख, मैं डरता नहीं किसी से। देव, ठीक है, फिर मत कहना कि तुझे मौका नहीं दिया। देव ने फटाफट से अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। देव की खामोशी देख कबीर अब रुक गया और देव की ओर मुड़कर देखने लगा कि ये कर क्या रहा है, किसे फ़ोन मिला रहा है। मौली तारा भी हैरान सी देव को देखने लगी। तभी दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठाया। देव कबीर को देख मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते आंटी, कैसे हो? रोहन कैसा है? यह सुन कबीर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह हैरानी से देव को देखने लगा। देव कबीर की तरफ मुस्कुराते हुए,
हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा आंटी, आपको कबीर के बारे में एक शिकायत करनी थी। आपको पता है कल शाम क्या हुआ था? कबीर अब फटाफट से वापस सीढ़ियों से ऊपर आया और धीरे से बोला, पागल हो गया है तू, फ़ोन रख। देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अच्छा, आपको नहीं बताया उसने? चलिए मैं ही बता देता हूँ। मौली और तारा अब चुपचाप मुस्कुराने लगीं। कबीर, क्या कर रहा है? माँ परेशान हो जाएंगी, मत कर ऐसा। देव, आंटी एक मिनट रुकिए। उसने फ़ोन के स्पीकर पर हाथ रख लिया और मुस्कुराते हुए बोला, बता, अंदर जाकर बिस्तर पर आराम करेगा या बता दूं आंटी को कि तेरी तबीयत बिगड़ी है? कबीर गुस्से से, तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है अपने दोस्त को? देव, लग तो ऐसा ही रहा है। अगर जाना है तो जा, मैं बता देता हूँ सब। वैसे भी तू डरता थोड़ी है किसी से। कबीर बड़े प्यार से बोला, तू भाई है ना मेरा, ऐसा मत कर। वह बहुत परेशान हो जाएंगी, फिर मुझे बहुत डांटेंगी। कहते हुए कबीर ने अचानक से देव के हाथ से फ़ोन छीन लिया और कॉल कटकर गुस्से में देव पर चिल्ला गया, पागल हो गया था? क्या करने जा रहा था तू? ठीक है, अब यह फ़ोन तुझे रात को ही मिलेगा। अब क्या करेगा तू? तेरा फ़ोन तो मेरे पास है। देव अब नाराज सा बोला, यह चीटिंग है। कबीर, चीटिंग तो वो थी जो तू कर रहा था, माँ को हमारे बीच लाकर। कबीर वापस जाने को मुड़ा कि तभी देव ने उसकी माँ का नंबर बोला। यही नंबर है ना आंटी का? मुझे याद है गधे। मौली, जरा अपना फ़ोन तो देना। कबीर अब वापस देव की तरफ गुस्से से देखने लगा। देव जोर से हंसा, तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जा, वरना। तभी देव के फ़ोन पर कबीर की माँ का फ़ोन आने लगा। कबीर यह देख परेशान हो गया। देव, अब उठाना, बात कर, बता आंटी को कि मैं क्या कह रहा था। कबीर ने अब कोई रास्ता ना देख वापस देव को फ़ोन पकड़ा दिया और रूठे बच्चों की तरह पैर पटकता हुआ कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया। तीनों दोस्त हंसते हुए अंदर आए। देव, बात बैठने की नहीं लेटने की हुई है। कबीर झुंझलाकर बोला, मन तो करता है तेरा गला दबा दूं। याद रखना, तेरी इस हरकत का बदला मैं लेकर रहूंगा। मुझे ब्लैकमेल किया ना तूने, तू देखना। कबीर बड़बड़ाता हुआ तकिए से मुंह ढककर लेट गया। तीनों उसे ऐसा देख हंसने लगे। देव ने अब कबीर की माँ का फ़ोन उठाया। हाँ तो आंटी, मैं कह रहा था कि कल मैं अचानक से कबीर के पास पहुँच गया। मुझे अपने सामने देखकर वह बहुत खुश हो गया था, लेकिन ये मुझे फ़ोन नहीं करता, कहता है कि तेरी ज़रूरत नहीं। हाँ, इस बार खूब डांट लगाना। देव ने कुछ और बातें की, फिर फ़ोन रख दिया। वह कबीर के जूते उतारता हुआ गुनगुनाने लगा। उसे गुनगुनाते देख कबीर ने अपना तकिया फेंक कर उसे मारा। देव हंसते हुए कबीर के पास गया तो कबीर ने गुस्से में दूसरी तरफ करवट ले ली। कबीर अब जिधर मुंह करता देव भी उधर ही पहुंच जाता। मौली तारा का तो हंस हंस के हाल बेहाल था उन दोनों की हरकतों को देखकर। देव फिर से गाने लगा। मौली ने अपने बिस्तर पर रखा टेडी बेयर उठाकर कबीर के पास रख दिया। कबीर उठ बैठा। हाँ, हंस लो, अच्छा फंसा है तुम लोगों ने मुझे। अब गाना गाकर और ये खिलौना पकड़ाकर बड़ा मज़ा आ रहा है तुम लोगों को। सही है, मेरी कोई सुनेगा भी क्यों? तुम तीनों तो एक ही टीम में हो ना, लेकिन मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। हद है यार, ये कोई तरीका होता है? इस देव ने मुझे, अपने दोस्त को ब्लैकमेल किया और तुम दोनों इसके साथ हंस रही हो, जबकि तुम्हें तो इसे समझाना चाहिए कि ये गलत बात है। तारा, शायद तुमने सुना नहीं है कबीर, प्यार और जंग में सब जायज़ है। देव, मैंने जो भी किया तेरे अच्छे के लिए क्या किया। मौली, हाँ, देव का तरीका गलत था पर इरादा नेक, और जब इरादा नेक हो तो गलत रास्ता भी कभी कभी साफ लगता है। कबीर, वाह, क्या जोड़ी है तुम दोनों की, एक से बढ़कर एक हो। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तभी वह मंजीत आया। कौन नहीं सुनता तेरी कबीरे, मैं सुनूंगा, बता मुझे। देव, लो आ गया श्री राम का भक्त हनुमान। मंजीत, तू फिर बीच में कूदा। अगर मैं हनुमान हूँ तो तू भी तो लक्ष्मण ही है। जब हम तीनों एक ही टीम में हैं तो लड़ना झगड़ना कैसा। देव, वाह, बात तो खूब कही तूने। कबीर अब नाराज सा चुप बैठा था। मंजीत, इसे क्या हुआ? 3 बजे हैं अभी, लेकिन यह अपने चेहरे पर 12 क्यों बजा रहा है? तारा मौलवी ने उसे सारी बात सुनाई। मंजीत हंस पड़ा। कबीर झुंझलाकर, हो गया तेरा? अभी तो तू मेरा साथ देने वाला था ना। मंजीत, तू क्यों परेशान हो रहा है? अगले महीने ले लेना 3-4 दिन की छुट्टी। वैसे भी यह महीना खत्म होने ही वाला है। कबीर, पता नहीं मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ तुमसे, तुम सब एक जैसे हो। वह वापस बिस्तर पर मुंह छिपाकर लेट गया। उसे अब थोड़ी देर में ही नींद आ गई। मंजीत ने उसका बुखार चेक किया। देव, क्या रहा? मंजीत, अब तो मामूली सा बुखार है, मेरे ख्याल से तो यह कल सुबह तक बिल्कुल फिट होगा। चारों बैठकर बातें कर रहे थे। देव, आई एम सॉरी मौली, मैं तुम्हें ठीक से वक्त भी नहीं दे पा रहा। मौली, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे इससे ज़्यादा समय तुम और क्या दोगे कि हम सब एक साथ एक ही छत के नीचे आपस में बैठे हैं। ऐसी यादें तो ज़िंदगी भर साथ रहेंगी। मंजीत, बिल्कुल सही कहा भाभी जी। अभी सब बैठकर गपशप करने लगे। शाम को कबीर नींद से जागा। देव, कैसा महसूस कर रहा है? अब तो ठीक है ना? कबीर कुछ नहीं बोला। मंजीत, ओए कबीरे, अभी भी नींद में है क्या? कबीर, भला कौन आंखें खुलकर सोता है? मंजीत, तो फिर तू जवाब क्यों नहीं दे रहा?
कबीर, मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहे वैसा करूँगा। देव, मतलब तू मुझसे बात नहीं करेगा? कबीर, कोई फ़ायदा है? देव, चल ठीक है, तू कल चले जाना कैंट, मैं नहीं रोकूंगा तुझे। कबीर, तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। देव, हाँ, जैसे तेरा तो बड़ा कुछ हो सकता है। मंजीत, लड़ो मत, दोनों लड़कियां बगल के कमरे में बैठी हैं, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल रखो। अपनी इज्जत का ना सही, मेरी का तो ख्याल रखो। देव खींच कर, हाँ, तेरी इज्जत कब से हो गई भिखारी? मंजीत, तू भिखारी, तुझे कौन सा इज्जतों के पहाड़ मिल गए? अब देव और मंजीत आपस में बहस करने लगे। कबीर, हाँ, अब नहीं सुन रही होंगी वो दोनों, बगल वाले कमरे में है ना? मंजीत, सॉरी यार, देव ने गुस्सा दिला दिया। कबीर, मैं यहाँ कमरे में कल से पड़ा बोर हो रहा हूँ, थोड़ी देर टेरेस पर बैठने जा रहा हूँ, इतना तो अफोर्ड कर सकता हूँ ना मैं। देव, बिल्कुल बिल्कुल। मंजीत, तू इसके साथ जाकर बैठ, कहीं ऐसा ना हो कि वहीं गिर पड़े। मैं मौली तारा के साथ रात के खाने का इंतजाम करता हूँ। अब कबीर और मंजीत टेरेस पर जा पहुँचे और एक तरफ बैठ गए। मंजीत, तू सचमुच ठीक है ना यार? कबीर मुस्कुरा दिया, नहीं, बस मरने ही वाला हूँ। खुश? मंजीत उदास सा मुंह बनाकर बोला, ऐसे क्यों कह रहा है? मंजीत, तो क्या करूं, जिसे देखो बार बार यही पूछ रहा है कि मैं ठीक हूँ। मैं एक ही जवाब देकर बोर हो गया था, इसलिए इस बार जवाब यह दिया है। मंजीत, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? पहले ही 6-7 दिन तेरे बिना गुजारे हैं, यहाँ पर अकेले बिल्कुल मन नहीं लगता था। कबीर, हाँ, जैसे मैं तो पूरी बारात लेकर गया था ना अपना मन लगाने। मंजीत, तू हर बात का उल्टा जवाब क्यों दे रहा है? देव ही काफ़ी है इसके लिए। कबीर, अच्छा सॉरी। तुझे पता है परसों मौली का बर्थडे है? मंजीत, बताया देव ने। कबीर और मंजीत चुपचाप बाहर सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगे। थोड़ी देर में वहां से एक लड़का लड़की आपस में बातें करते मुस्कुराते हुए सड़क पर से गए। मंजीत, देख कबीरे, हमारे देव और भाभी की तरह ये भी कपल हैं। कबीर, अच्छा, तुझे कैसे पता? तुझे क्या बताया इन्होंने? भाई बहन भी तो हो सकते हैं ना? मंजीत, भाई बहन नहीं है, देख कैसे हाथों में हाथ डालकर जा रहे हैं। कबीर, तुझे बड़ा पता चल जाता है ऐसी चीज़ों का। मंजीत, जिसने किया है वही जानता है। कबीर अब कुछ सोचकर बोला, अच्छा एक बात बता कि आखिर यह कैसे पता चलता है कि आपको प्यार हो गया है और किससे हुआ है? मंजीत, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब खुद की खुशियों से ज़्यादा सामने वाले की खुशी मैटर करे, जब सामने वाले को देखकर आपका दिल जोरों से धड़कने लगे, उसे रोता देख आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसे हंसता देख आपके चेहरे पर खुशी आ जाए, जिसे देखे बिना दिन सूना सूना सा लगे और जिसके दूर जाने के ख्याल से ही आप अंदर तक हिल जाएं, आंखें बंद करने पर सिर्फ और सिर्फ उसी का चेहरा नजर आए। और कबीर अब जोर से हंसा, बस बस रोमियो, पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब बोले ही जा रहा है कुछ भी, कहकर कबीर हंस पड़ा। मंजीत मुस्कुरा दिया, तू भी मानेगा एक दिन। कबीर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मंजीत, तुझे भरोसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है? कबीर, बिल्कुल, मुझे भरोसा नहीं है। मंजीत, तो ठीक है, तो खुद जाकर देव और मौली से क्यों नहीं पूछता कि वह एक दूसरे के बारे में ऐसा क्या महसूस करते हैं, और उनसे नहीं तो तारा से ही जाकर पूछ ले कि वो क्या महसूस करती है तेरे बारे में। कबीर चिढ़ गया, मंजीत तो फिर? मंजीत, मैं तो बस तेरा शक मिटाने के लिए कह रहा हूँ। कबीर, मुझे कोई शक नहीं है, चल नीचे। रात को खाना खाकर सभी दोस्त आपस में बातें करने लगे। कुछ ही देर में कबीर के अलावा सभी लोग सो चुके थे। कबीर अब बार बार करवटें बदलने लगा, उसके कानों में मंजीत की आवाज़ गूंज रही थी। वह अब वापस सोने की कोशिश करने लगा। पता नहीं मंजीत कहाँ से लाता है ऐसी बातें। कुछ देर में वह भी सो गया। अगले दिन मंजीत कबीर सुबह ही कैंट से निकल गए और देव अपने घर चला गया। शाम को देव के पास फ़ोन आया। दूसरी तरफ की बातें सुनते ही वह बहुत परेशान हो गया। देव परेशान सा कबीर को बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन कबीर फ़ोन उठा नहीं रहा था।